नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण एवं बाजारीकरण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस विषय को हम दो भागों में प्रस्तुत करेंगे। पहले भाग में वैश्वीकरण की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण से संबंधित उदारीकरण और निजीकरण के अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता का भी उल्लेख होगा। वैश्वीकरण को लेकर जो विवाद है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। दूसरे भाग में वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा करेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिव पूजन प्रसाद पाठक, जो वर्तमान में भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं, और मैं साक्षी मांडवाल। प्रस्तुत आलेख के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: वैश्वीकरण के अर्थ को समझना, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के संबंधों को जानना, वैश्वीकरण की विशेषता, उसके स्वरूप पर विवाद। परिचय। प्रस्तुत व्याख्यान का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रक्रिया से क्या प्रभाव हो रहा है। उदारीकरण, निजीकरण और बाजारीकरण इसी वैश्वीकरण प्रक्रिया का भाग है। सामान्य तौर पर इसे LPG कहा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह दो भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम भाग में केवल वैश्वीकरण का अर्थ, परिभाषा और विशेषता का उल्लेख किया गया है। यदि हम वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ लें तो इससे वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तन का आभास होता है। यह एक प्रवाह घोतक है। यह एक समायोजन की प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक पक्ष शामिल हैं। इसमें किसी भी वस्तु या घटना का पूरे विश्व के अन्य वस्तु या घटना से अंतःक्रिया करके एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। ऐसा माना जाता है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है। LPG की अवधारणा को परिभाषित करने से पहले विश्व में प्रचलित आर्थिक प्रतिमानों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूपों को समझना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थीं, जिन्हें समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता था। समाजवाद अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात की जाती है। राज्य की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। निजी क्षेत्र और निजी संपत्ति ना के बराबर होती है। इसके विपरीत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। यह अहस्तक्षेप सिद्धांत पर कार्य करती है। इन दोनों के अतिरिक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान स्थान होता है। अर्थात उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार भी रखती है और निजी उद्योगपति भी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को श्रेष्ठ मान लिया गया और पूरा विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने लगे। इसी को नव उदारवाद के नाम से जाना जाता है। इस नव उदारवाद के मूल में LPG की नीति है। उदारीकरण। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को अपनाने लगी और सरकार का आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कम होने लगा, तो यह प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी गई। इसका विकास वॉशिंगटन सहमति से मान सकते हैं। यह संरचनात्मक समायोजन का हिस्सा है। उदारीकरण में आर्थिक गतिविधियों के प्रबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। आर्थिक उदारीकरण आर्थिक नीति के रूप में राज्य की बाजार में न्यूनतम भूमिका चाहती है, अर्थात राज्य का आर्थिक गतिविधियों पर न्यूनतम नियंत्रण रहे। भारत में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीक उन्नयन,
राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में ही आरंभ की गई, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं व्यापक थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। निजीकरण। उदारीकरण के तहत निजीकरण भी आता है। इसका तात्पर्य है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला, सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाए। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना है। निजीकरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पादक सिद्ध होंगे। ऐसा अर्थशास्त्र में माना जाता है कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को बढ़ावा मिलता है। इसके माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार उदारीकरण और निजीकरण के बाद वैश्वीकरण की धारणा को और व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद तीनों के मध्य संबंध को समझते हैं। वैश्वीकरण। जगदीश भगवती मानते हैं कि वैश्वीकरण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रक्रिया है। यह एकीकरण व्यापार, निवेश व श्रमिकों के प्रवाह के माध्यम से होता है। फ्रेडरिक जेम्सन वैश्वीकरण को सांस्कृतिक बदलाव के संदर्भ में देखने का प्रयास करते हैं। जेम्सन यह एक संरचनात्मक धारणा है जो सांस्कृतिक और आर्थिक अर्थों को बदल रही है। रोनाल्ड रॉबर्टसन का मानना है कि वैश्वीकरण एक दोहरी प्रक्रिया है जिसमें सार्वभौमिकता के साथ विशेषीकरण शामिल है। यह प्रतिरोधी धाराओं का संचालन है। केनेची ओहेमे ने वैश्वीकरण को एक सीमाहीन विश्व की कल्पना की है, जिसमें भौगोलिक बाधाएं अप्रासंगिक होती जा रही हैं तथा लोगों के मध्य देशकाल की भिन्नता भी समाप्त हो रही है। बारबरा वॉर्ड ने वैश्वीकरण को एक विश्व कहा है। मैकलुहान ने वैश्वीकरण को वैश्विक गांव की संज्ञा दी। वैश्वीकरण के द्वारा एक पार विश्व और पार सीमा का विकास हो रहा है, जिससे लोगों के मध्य संबंध भौगोलिक क्षेत्रों के बाहर भी निर्मित हो रहे हैं। मार्टिन खोर के अनुसार वैश्वीकरण तृतीय विश्व के लिए वही है जो हम कई सदियों से उपनिवेशवाद को सुनते आ रहे हैं। वैश्वीकरण में हार जीत की धारणा निहित है। मार्टिन एल्ब्रो का मानना है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वैश्विक समाज का निर्माण हो रहा है। Globalization is the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa. वैश्वीकरण की सबसे उपयुक्त परिभाषा डेविड हेल्ड और एंथनी मैकग्रू की लगती है। हेल्ड और मैकग्रू ने वैश्वीकरण को उसके तीव्रता, विस्तार, आवेग और प्रभाव के आधार पर मापते हैं। उनके लिए वैश्वीकरण है a process or set of processes which embodies a transformation in the spatial organization of social relations and interactions, assessed in terms of their extensity, intensity, velocity and impact, generating transcontinental or interregional flows and networks of activity, interaction and the exercise of power. इस प्रकार हम वैश्वीकरण को सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और तकनीक का मुक्त प्रवाह होता है और एक समाज दूसरे समाज के निकट आ रहा है। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण में अंत संबंध है और एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है। वैश्वीकरण अधिक व्यापक है,
वहीं उदारीकरण और निजीकरण केवल उसके आर्थिक पक्ष हैं। वैश्वीकरण इन दोनों को वैचारिक आधार प्रदान करता है। यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। उसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। वैचारिक परिवर्तन। वर्तमान समय को हम वैश्वीकृत गांव मान रहे हैं। इस गांव में कुछ विचारों के स्तर पर बदलाव है। सबसे बड़ा परिवर्तन राज्य और व्यक्ति के संबंधों में आया है। उदाहरण के लिए, परंपरागत ढंग से राज्य की सुरक्षा, राज्य के अधिकार, राज्य के विकास की चर्चा रहती थी। वर्तमान संदर्भ में देखें तो मानव के अधिकार, मानव सुरक्षा व मानव विकास की अवधारणाएं विमर्श के केंद्र में हैं। आज विकास का मापक राज्य का आर्थिक समृद्धि दर की धारणा पीछे रखते हुए विकास का सूचकांक मानव की शिक्षा व स्वास्थ्य का आधार बनाया जा रहा है। यह कहने का अर्थ यह नहीं है कि राज्य के स्तर पर विश्लेषण नहीं हो रहा है, लेकिन आज व्यक्ति पुनः अध्ययन का केंद्र बनकर उभरा है। वैश्वीकरण की विशेषताएं। प्रसार या विस्तार। वर्तमान समय में मानव के संबंधों का विस्तार हुआ है। व्यक्ति राज्यों के बाहर अपने विस्तारित किया है। इसका प्रमुख कारण सूचना और संचार की क्रांति है। वैश्वीकरण का प्रसार व्यापक हुआ है। विश्व के प्रत्येक भाग में वैश्विक विचारों का प्रभाव है। विश्व की एक घटना विश्व के दूसरे कोने के जीवन को प्रभावित कर रही है। तीव्रता। सूचना तथा यातायात के तकनीक विकास ने आवागमन को सहज और सरल बनाया है, जिसके कारण व्यक्ति आसानी से विदेशों में आवागमन कर रहा है। आज के संदर्भ में व्यक्ति की रुचि केवल अपने देश के विषयों में ही नहीं है, बल्कि संसार के अन्य देशों के संस्कृतियों, इतिहासों व राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों को निकट से देखना चाहता है। इसके लिए वह आवागमन करता है। इससे संबंधों में निकटता के साथ तीव्रता भी आई है। अंतःनिर्भरता। वर्तमान समय में एक देश दूसरे देश पर निर्भर है। कोई अपने आप में पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं है। अपनी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अन्य राष्ट्रों का सहयोग आवश्यक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक व्यापार नियम, एक निवेश नियम व प्रतिस्पर्धा की बात की जा रही है। इसके कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के अभिशासन से जुड़ी है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं स्वयं में स्वतंत्र नहीं हैं। इसी प्रकार समाजों की संस्कृतियां, मूल्य व विचार भी एक दूसरे से प्रभावित हैं। अंतःसंयोजकता। सूचना और संचार की तकनीक के विकास के कारण व्यक्ति तथा समूह अंतः संयोजित है। राज्य की सीमाएं इसे नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। इस संयोजन में राज्य की भूमिका सीमित है। वैश्विक विषय जैसे आतंकवाद, वैश्विक तापन, विश्व बैंक के मुद्दे और विश्व व्यापार से जनित समस्याओं पर दुनिया के लोग स्वतः जुड़े रहे हैं। इससे एक वैश्विक नागरिक समाज को आधार मिल रहा है। इनके जुड़ाव में निर्णय कारक अंतःसंयोजकता ही है। वैश्वीकरण धारणा से उत्पन्न विवाद। वैश्वीकरण को लेकर कई विवाद हैं। अद्यतन या पुरातन। एक विवाद यह है कि वैश्वीकरण कोई अद्यतन प्रक्रिया है या पुरातन है। अधिकतर विद्वान इसे एक अद्यतन मानते हैं। इन लोगों का कहना है कि वैश्वीकरण की 1980 से 1990 के दशक में शुरुआत हुई। इसके विपरीत विद्वानों का यह भी कहना है कि वैश्वीकरण एक प्राचीन प्रक्रिया है।
मानव समुदाय अपनी उत्पत्ति के साथ अपने विचारों, संस्कृतियों और व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रहा है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में होता रहा है। सिल्क मार्ग से व्यापार भी इस बात को सिद्ध करता है कि वस्तुओं का प्रवाह होता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सूचना और क्रांति ने इस प्रक्रिया में तीव्रता ला दी है। पश्चिमीकरण या वैश्विक सहभागिता। दूसरा विवाद है कि क्या वैश्वीकरण पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है या इसमें वैश्विक सहभागिता है। वैश्वीकरण को पश्चिमीकरण या अमेरिकीकरण मानने वाले विद्वान मूलतः वैश्वीकरण के आलोचक हैं। इनका मानना है कि वैश्वीकरण से उन देशों को अधिक लाभ मिल रहा है जो पूंजी से संपन्न और तकनीकी रूप से विकसित हैं, अर्थात विकसित देश इससे अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। इसके परिणाम में विकसित देशों की संस्कृतियों और मूल्यों का भी प्रभाव बढ़ रहा है। इसके विपरीत मत है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पूरा विश्व शामिल है, स्थानीय संस्कृतियों और मूल्यों को भी बढ़ावा मिल रहा है। बहुआयामी या एक आयामी। तीसरा विवाद है, क्या वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है या एक आयामी। लोगों का मत है कि वैश्वीकरण अपने वास्तविक स्वभाव में एक आर्थिक प्रक्रिया है। सभी देशों में वैश्वीकरण आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ही पहुंचा है। इसके अलग वैश्वीकरण को बहुआयामी प्रक्रिया माना जाता है। इसमें आर्थिक पक्ष के अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी पक्ष भी हैं। भूमंडलीकरण के आयाम। वैश्वीकरण के आयाम को हम उसके परिभाषा से ही भाप सकते हैं, क्योंकि कुछ परिभाषाएं आर्थिक पक्ष पर बल देती हैं तो कुछ उसके सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं की चर्चा करती हैं। इसी के आधार पर हम वैश्वीकरण के आयामों की रूपरेखा खींच सकते हैं। आर्थिक आयाम। वैश्वीकरण का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक रूप में ही दिखता है। इसलिए कभी कभी आर्थिक वैश्वीकरण को ही वास्तविक भूमंडलीकरण मान लिया जाता है। आर्थिक वैश्वीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकृत हो रही है। यह एकीकरण व्यापार, निवेश, श्रमिकों के माध्यम से हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था आज पूर्णतः विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग नहीं रह सकती। वस्तुओं का मुक्त आदान प्रदान हो रहा है। प्रत्येक देश का दूसरे देश के साथ जटिल आर्थिक संबंध निर्मित हुए हैं। आर्थिक वैश्वीकरण इस मान्यता पर टिकी है कि पूरा विश्व एक बाजार है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। व्यापार और निवेश के निर्बाध प्रवाह से पूरे विश्व में आर्थिक समृद्धि होती है। विदेशी व्यापार के सुगम करने के लिए एक विनिमय दर स्थापित किया जा रहा है। आयात शुल्क, वस्तुओं के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध व औद्योगिक नीतियों में व्यापक बदलाव किया गया है। इसे ही विकासशील देश में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक आयाम। भूमंडलीकरण का सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष भी है। वर्तमान समय में एक देश की सभ्यता, संस्कृति तथा मूल्य, वेशभूषा, सिनेमा, खान पान दूसरे देश को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। लोग एक दूसरे के संस्कृतियों को अपना रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें पश्चिमी सभ्यता का प्रभुत्व अधिक है। विकासशील देशों में पश्चिमी देशों की संस्कृतियों के प्रति एक आकर्षण है। विश्व में इस संस्कृति के द्वारा वैश्विक उपभोक्ता वस्तु का निर्माण हो रहा है। सांस्कृतिक रूप में इसे मैकडोनाल्डाइजेशन भी कहते हैं। इन संस्कृतियों के आपसी मिलन में टकराहट भी है, जिसे सैमुअल हंटिंगटन ने सभ्यता का संघर्ष को नाम दिया है। विभिन्न देशों की संस्कृतियों के वैश्वीकरण से स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता समाप्त हो रही है। इससे एक सपाट दुनिया का निर्माण हो रहा है। वैश्विक ब्रांड बाजारों में उपलब्ध हैं।
राजनीतिक आयाम। राजनीतिक दृष्टिकोण से वैश्वीकरण को राज्य के अधिकार, नागरिकता व संप्रभुता में हुए परिवर्तन से समझ सकते हैं। सबसे पहले राज्य की संप्रभुता की अवधारणा में बदलाव आया है। आज राज्य को उतना संप्रभु नहीं मानते क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां राज्य के नियंत्रण से बाहर हैं। राज्य के शक्तिशाली संस्था होने का कारण था उसका सूचना पर एकाधिकार था। उदाहरण के लिए पहले हमें कोई संदेश विदेश भेजना होता था तो राज्य ही एकमात्र साधन था। आज सूचना और संचार के साधनों के माध्यम से व्यक्ति निजी स्तर पर भी विदेशों में रह रहे व्यक्ति से अपनी सूचना का आदान प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार नागरिकता की अवधारणा भी है। परंपरागत रूप में कोई व्यक्ति एक समय एक ही देश का नागरिक हो सकता था। आज तमाम देशों में दोहरी नागरिकता प्रदान की जा रही है। व्यक्ति सेवाओं या पूंजी निवेश के कारण विदेशों में आवागमन व प्रवास करता है। ऐसी स्थिति में यदि राज्य नागरिक की हैसियत से कुछ अधिकार या सुविधा प्राप्त नहीं होगी तो वो निवेश नहीं करना चाहेगा। भारत ने भी गैर नागरिक भारतीय और प्रवासी भारतीयों को नागरिकों जैसा अधिकार प्रदान करने की कोशिश की है। ऐसा भी कहा जाता है कि वैश्वीकरण से प्रजातंत्र, मानव अधिकार, सुशासन जैसे राजनीतिक आदर्शों का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही साथ लोगों के आपस में जुड़ने से एक वैश्विक नागरिक समाज का निर्माण हो रहा है। विश्व नागरिकता की संकल्पना डेविड हेल्ड ने प्रस्तुत की है और उनके अनुसार विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता समाज का निर्माण हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का केंद्रीय महत्व कम हो रहा है क्योंकि व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां राज्यों के मध्य के बजाय परस्पर बहुराष्ट्रीय वाणिज्यिक कंपनियों के मध्य हो रही हैं। इसलिए संप्रभुता के परंपरागत संकल्पना में भी परिवर्तन हो रहा है। बहुस्तरीय शासन का उदय है। माना जाता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने राष्ट्र राज्य के सामने चुनौती प्रस्तुत कर दी। ऐसा कहा जाता है कि गैर राज्य के कर्ताओं ने राज्य की भूमिका और शक्तियों को कम कर दिया है। गैर राज्यकर्ता जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन व आतंकवादी संगठन इसमें शामिल हैं। बाजारीय व्यवस्था अपनाने के कारण इन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और आर्थिक संस्थाओं का व्यापक हस्तक्षेप बढ़ गया। इसके अतिरिक्त चरमपंथी संगठन जैसे तालिबान, अल-कायदा भी राज्य की संप्रभुता को चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव से क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण हो रहा है। तकनीकी आयाम। वैश्वीकरण का तकनीकी आयाम कोई वास्तव में उस तरह का आयाम नहीं है जिस प्रकार अन्य आयामों की चर्चा की गई है, लेकिन वैश्वीकरण के विचारों का मुख्य वाहक तकनीक ही है। वैश्वीकरण की गतिशीलता को तीव्र करने में तकनीक विशेषकर सूचना, संचार और यातायात के साधन ही हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि वैश्वीकरण का प्रसार और तकनीक का विकास दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं। दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व और अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरी हैं। इनमें कोई अंतः निर्भरता नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। इसलिए तकनीक आयाम भी वैश्वीकरण का एक पक्ष बनकर उभरता है। यदि वर्तमान समय को एक वैश्विक गांव कहा जाता है तो तकनीक की मुख्य भूमिका है। परिवहन के सस्ते तथा तीव्रगामी साधन उपलब्ध हो जाने से वैश्विक प्रवाह तेज हुआ है। संचार क्रांति के सहयोग से विनिर्मित उत्पादों के विषय में जानकारी आसानी से उपभोक्ताओं के पास तक पहुंच रही है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की पहुंच विश्व के कोने कोने में है। इसका लाभ यह है कि राज्य पर निर्भरता कम करते हुए व्यक्ति स्वयं अन्य देश के नागरिकों से जुड़ रहा है। सारांश। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो मानव गतिविधियों के सभी रूपों में व्यक्त होती है, चाहे उसका रूप राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक। वैश्वीकरण परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह परिवर्तन राज्य के नागरिकता, उसके संप्रभुता और सामाजिक संबंधों में प्रदर्शित हो रहा है। व्यापार और पूंजी प्रवाह के गतियों में हो रहा है।
सूचना और संचार की क्रांति ही वास्तव में वैश्वीकरण का वाहक है। सूचना और यातायात साधनों के कम लागत से व्यापार का बढ़ावा, लोगों के बीच आवागमन और सूचनाओं का प्रसार तीव्र हुआ है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया मानव समाज के लिए नई नहीं है। सदियों से मानव अच्छे जीवन की खोज में प्रवासन करता रहा है। इसके अतिरिक्त वह अपना वाणिज्य और व्यापार, धर्म और विचार का प्रसार करता रहा है। वर्तमान वैश्वीकरण मानव इतिहास के लिए अभूतपूर्व है, क्योंकि विश्व के लोग इतना अधिक परस्पर निकट कभी नहीं आए थे और ना ही व्यापार या विचार का प्रसार हुआ था। इस अद्यतन वैश्वीकरण की विशेषता है तीव्रता, व्यापक विस्तार, अंत संयोजकता और अंत निर्भरता। वैश्वीकरण की दिशा एक पक्षीय और सीधा गतिशीलता में नहीं है। इसमें वैश्वीकरण के साथ स्थानीयकरण, एकीकरण के साथ विखंडन, समरूपता के साथ विभेदीकरण, विलय के साथ अधिग्रहण शामिल है। समय के दृष्टिकोण से वैश्वीकरण आधुनिकता के युग में है। इसे आधुनिकता का परिणाम माना जाता है। आज की चर्चा में हमने वैश्वीकरण की अवधारणा को समझने का प्रयास किया। वैश्वीकरण के संबंधित उदारीकरण और निजीकरण के अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता का भी उल्लेख किया तथा वैश्वीकरण को लेकर जो विवाद है उसको भी जानने का प्रयास किया गया। इस विषय को जारी रखते हुए दूसरे भाग में हम वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा करेंगे। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह इस प्रकार है: वैश्वीकरण के अर्थ को समझना, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के संबंधों को जानना, वैश्वीकरण की विशेषता, उसके स्वरूप पर विवाद। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपके प्रश्न और सलाह हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।